आज के सैटेलाइट और जीपीएस के दौर में जब पूरी दुनिया का नक्शा हमारे फोन पर मौजूद है तो लगता है ना कि दुनिया में कितने देश हैं। इसका जवाब बस एक सिंपल सा सर्च दूर होगा। अगर हम सोचें, एक ऐसी स्थिति जहां हर देश का बॉर्डर और साइज बिल्कुल परफेक्टली मैप किया जा चुका है, वहां ये गिनती बहुत आसान लगती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही ढूंढने वाले हैं। तो आखिर दुनिया में सच में कितने देश हैं? सुनने में कितना बेसिक सवाल लगता है ना? पर एक ऐसी दुनिया जहां हर इंच जमीन नक्शे पर दर्ज है, वहां इस छोटे से सवाल का एक ठोस आखिरी जवाब मिलना एक्चुअली हैरान करने की हद तक मुश्किल है। एक एग्जैक्ट नंबर ढूंढना किसी भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा हो जाता है। क्योंकि ये गिनती आखिर किस आधार पर की जा रही है, यही समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए इस मुद्दे की थोड़ी गहराई में चलते हैं। क्या ये गिनती 190 है, या फिर 195, या हो सकता है 200 से भी ज्यादा हो? जब हम इस मैप मेकिंग वाली दुनिया में उतरते हैं तो समझ आता है कि देश सिर्फ एक भौगोलिक या ज्योग्राफिकल शब्द नहीं है। पहाड़ और नदियां तो अपनी जगह फिक्स रहती हैं, लेकिन एक देश लगातार बदलता हुआ राजनीतिक कंसेप्ट है। इतिहास, संधियां और ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये सब मिलकर हर दिन इस शब्द की परिभाषा को नया आकार देते हैं। इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। पहला, द यूनाइटेड नेशंस बेसलाइन। दूसरा, द ऑब्जर्वर स्टेट्स। तीसरा, जियोपॉलिटिकल ग्रे एरियाज। चौथा, द स्पॉट्स वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट। यहाँ हमारी परिभाषा बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह काम करेगी, स्ट्रिक्ट डिप्लोमेसी से लगातार फैलते हुए कल्चरल रिप्रेजेंटेशन तक। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द यूनाइटेड नेशंस बेसलाइन, यानी द डिप्लोमैटिक गोल्ड स्टैंडर्ड। ये एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड है जहां से बाकी सारी गिनतियां शुरू होती हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का सदस्य बनने का असल मतलब आखिर है क्या? देखिए, किसी भी जगह को इस एक्सक्लूसिव ग्लोबल क्लब का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ जमीन और आबादी नहीं चाहिए होती, उसे बाकी सदस्यों से और खास तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल से आधिकारिक मान्यता यानी ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्राप्त करनी होती है। इसमें स्थायी सदस्यों की सहमति बेहद जरूरी है। किसी भी एक्सेप्शन को समझने से पहले ये सबसे बुनियादी और सख्त नियम जानना बहुत जरूरी है। और इस सख्त छानबीन के बाद जो आंकड़ा निकलकर सामने आता है वो है 193। जी हाँ, 193। ये देश ग्लोबल डिप्लोमेसी के सबसे बड़े और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड खिलाड़ी हैं। इनके अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाता। इस सूची में अफगानिस्तान से लेकर जिम्बाब्वे तक, लिटरली ए से जी तक के सभी प्रमुख देश शामिल हैं। अगर कभी किसी ट्रिविया क्विज में ये सवाल आ जाए या दोस्तों के बीच बहस हो रही हो तो 193 एकदम सुरक्षित और सबसे सही जवाब माना जाता है। ये वो बेसलाइन है जिसे लगभग पूरी दुनिया बिना किसी शक के मानती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, दी ऑब्जर्वर स्टेट्स, यानी द +2 एडिशन। अब हम यूएन के पूर्ण वोटिंग सदस्यों के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। 2 ऐसी जगहें हैं जो आकार और इतिहास में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी यूएन में एक जैसी स्थिति साझा करती हैं। वेटिकन सिटी और स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। एक तरफ वेटिकन सिटी है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है पर कैथोलिक चर्च का बेहद अहम मुख्यालय है। दूसरी तरफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है जिसका एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स राजनीतिक संघर्ष रहा है। इन दोनों को यूएन में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इनके पास चर्चा और बहस में हिस्सा लेने के लिए सीट तो है, लेकिन रेजोल्यूशंस पर इनका वोट नहीं गिना जाता। और जब इन 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स को हमारी पहली 1993 की संख्या में जोड़ दिया जाता है तो आंकड़ा पहुंच जाता है 195 पर। असल में बहुत से डिप्लोमैटिक संगठनों की नज़र में 195 ही सॉवरेन देशों का असली आंकड़ा है। दुनिया भर में ज्यादातर इसी गिनती को एक रियल स्टैंडर्ड की तरह देखा जाता है। तीसरा हिस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जियोपॉलिटिकल ग्रे एरियाज, यानी ऐसी जगहें जहां रिकॉग्निशन बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये कि दुनिया के नक्शे पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो साफ और सीधे नियमों में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। ये जमीन पर पूरी तरह से एक देश की तरह काम करते हैं, लेकिन इनके पास यूएन की वो फाइनल यूनिवर्सल मोहर नहीं है। जैसे कोसोवो का एग्जाम्पल लें, इसे 100 से अधिक देशों ने आज़ाद मान्यता दी है, लेकिन बड़ी शक्तियों की राजनीति और वीटो पावर की वजह से इसे यूएन का स्टेटस नहीं मिल सका। वहीं दूसरी तरफ ताइवान को देखा जाए तो इनकी अपनी सरकार है,
अपनी मुद्रा यानी करेंसी है और अपनी सेना भी है। लेकिन चाइना के साथ इनके रिलेशंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी आधिकारिक मान्यता को सीमित ही रखता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस तटस्थ होकर ये देख रहे हैं कि एक देश होने के लिए सिर्फ बॉर्डर होना काफी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब इन पार्शियल रिकग्निशन वाले यानी आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्रों को गिनती में शामिल करते हैं तो दुनिया भर का आंकड़ा 197 या उससे भी ऊपर चला जाता है। ये फिगर्स साफ दिखाते हैं कि ठोस बॉर्डर से कहीं ज्यादा पॉलिटिक्स ये तय करती है कि नक्शे पर लकीरें कहाँ खींचेंगी और किसे एक सच्चे देश की मान्यता मिलेगी। चौथा पॉइंट पूरे दायरे को ही बदल देता है, द स्पोर्ट्स वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, जहां फोकस कल्चरल रिप्रेजेंटेशन पर होता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस सख्त दायरे से निकलकर स्पोर्ट्स की दुनिया में आएं, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखती है। वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स देखते वक्त अचानक से नक्शे पर ढेरों नए झंडे और नई जर्सी लहराते हुए दिखाई देते हैं ना। खेल जगत में सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व यानी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को राजनीति से थोड़ा अलग रखा जाता है। उदाहरण के लिए यूएन का सिर्फ एक सदस्य यूनाइटेड किंगडम फीफा के नियमों के अनुसार 4 अलग-अलग देशों में बंट जाता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इनका अपना अलग फुटबॉल इतिहास है। इसके अलावा पोर्तो रिको और हांगकांग जैसे क्षेत्रों को भी, जो पूर्ण रूप से आज़ाद देश नहीं माने जाते, खेलों में बिल्कुल अलग देशों की तरह कम्पीट करने का मौका मिलता है। और इसी व्यापक अप्रोच की वजह से गिनती में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। फीफा के सदस्यों की संख्या सीधे 211 तक पहुंच जाती है। खेल संगठन स्ट्रिक्ट डिप्लोमेटिक बॉर्डर्स की जगह कल्चर और रिप्रेजेंटेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। इससे साफ साबित होता है कि देश शब्द की परिभाषा इस बात पर पूरी तरह निर्भर करती है कि ये सवाल आखिर किससे पूछा जा रहा है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द फाइनल वर्डिक्ट, अ फ्लूइड मैप। तो आखिर इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? सच्चाई ये है कि दुनिया पर कोई एक ठोस और फिक्स नंबर थोपना लगभग असंभव है, क्योंकि हमारे नक्शे लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। और ये समरी इस जर्नी को बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि कैसे गिनती का ये पहिया एक के बाद एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूमता है। यूएन के 193 सदस्यों की सख्त परिभाषा से शुरू होकर 195 ऑब्जर्वर स्थिति तक, फिर 197 से अधिक उन क्षेत्रों तक जिनकी मान्यता पर अभी बहस जारी है, और आखिर में 211 फीफा सदस्यों तक। 195 शायद डिप्लोमैटिक तौर पर सबसे ज्यादा सेफ और एक्सेप्टेड जवाब है, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा गहरी और कई परतों में बनती हुई है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में आते हुए एक बहुत बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। अगर ये नक्शा, ये सीमाएं और ये गिनतियां वाकई इतनी फ्लूइड हैं और लगातार बदल रही हैं, तो कल ये गिनती क्या होगी? एक बात तो पक्की है कि मानवीय राजनीति, इतिहास और समाज ही इस दुनिया के जीवंत नक्शे को आकार देते हैं, ना कि कोई रुकी हुई स्टैटिक ज्योग्राफिकल ग्रिड। नक्शे पर बनी लकीरें आज जहां हैं, जरूरी नहीं कि कल भी वहीं रहेंगी। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आखिर में बस यही सोचने वाली बात है कि आने वाले कल में इस मैप पर कोई नया झंडा कहाँ लहरा रहा होगा।